देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल की समीक्षा बैठक हुई। एडीबी, नॉन एडीबी परियोजनाओं, आरईसी, पीएफसी योजनाओं और मास्टर प्लान की प्रगति पर चर्चा हुई। सीएम ने वितरण लॉस घटाने, बिजली चोरी पर सख्ती और ग्रीष्मकालीन तैयारियां मार्च तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एडीबी चरण 2 के उपकेंद्रों के लिए भूमि आवंटन 1 सप्ताह में पूरा करने और मुख्यमंत्री घोषणाओं वाली परियोजनाओं की तेज निगरानी पर जोर दिया है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बताया कि हर सीट का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। प्रियतम सिंह और हरीश रावत समेत वरिष्ठ नेता संभावित उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों पर मंथन कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। हर सीट पे फोकस है। माने प्रीतम भाई, मैं, माने हरीश रावत जी, हमारे जो है गौदयाल जी, करण मेहरा, जो हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं और सभी जो जिलों के बहुत प्रभावशाली लोग हैं हर जिलों में, चाहे कुंजवाल जी हों, स्वयं सिंह जी हों, सबसे हमारी बातचीत होती है और हम हर सीट को फोकस कर रहे हैं। भाई यमकेश्वर में हमारे कौन निकाल सकता है, लहसुन में कौन निकाल सकता है, वो पुरोला में कौन सीट निकाल सकता है, यमुनोत्री में कौन निकाल सकता है, भाजपा का कौन कैंडिडेट होगा, हमारा कौन होगा। हम हर सीट पर मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर हम जमीनी जो धरातल है, हर विधानसभा में पोलिंग बूथ कितना है, वोटर तब तक वोटर लिस्ट भी बनने शुरू हो जाएगी, तो अभी वर्तमान में कितना वोटर है वो हमें मालूम है। जैसे धर्मपुर में 2,20,000 के आसपास है, उसमें मुस्लिम कितना है, 55,000 के आसपास है, एससी कितना है, पहाड़ी 85,000 के आसपास है। तो हमें हर सीट का आंकड़ा मालूम है, हमें सहसपुर में क्या है हमें मालूम है। और देहरादून के रायपुर ब्लॉक स्थित भगद्वारी खाल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कृषि यंत्र, चेक और महालक्ष्मी किट वितरित की गई। 41 शिकायतों में अधिकांश का मौके पर समाधान हुआ। कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें सभी गांवों के ग्रामों के ग्राम प्रधान व स्थानीय जनता यहाँ पर थी। लगभग 41 शिकायतों का निदान मौके पर किया गया। 28 से अधिक विभाग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता के लिए समर्पित है। और आपने देखा। और लखनऊ में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज और कल जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बजट पढ़े बिना ही प्रतिक्रिया दे देती है। मंत्री ने कहा कि बजट प्रदेश की विकास को तेज रफ्तार देगा। वो तो बिना पढ़े प्रतिक्रिया दे देते हैं, वहां तो प्रतिक्रिया पहले से तैयार रहती। हम बजट पेश नहीं कर पाते, प्रतिक्रिया आ जाती। पढ़ाई नहीं, पढ़ते तो है नहीं। अगर पढ़ेंगे तो उसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि हमने सब वर्गों का, सब लोगों का ध्यान रखा है और हर तरह से वो प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये उनकी समझ से परे है। यूपी बजट को लेकर योगी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे आलम से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्पित है। देखिए रिपोर्ट। बीच में गिरीश चंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, ये आज जिस तरह से बजट पेश हुआ है और इसमें जो बजट गरीबों और बड़े लोगों की बात कही जा रही है, इसको किस तरह से? देखिए, ये बजट पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की जनता के उत्थान, उन्नयन, उनके विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस बजट के माध्यम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये जो हमारी अवस्थापना है वो पूरी होंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ जांच की सुविधाएं, बेहतर इलाज की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराने का काम होगा।
किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाएगी, आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत गरीब को इलाज के लिए उसको व्यवस्था दी जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे हर क्षेत्र में उनको किस तरह से विकसित किया जाए, कैसे नई नई तकनीकी से जोड़ा जाए, ये हमारी सरकार इसमें इस बजट के माध्यम से करने का प्रयास करेगी। और इतना ही नहीं, खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से, खेल मिशन के माध्यम से युवा को आइडेंटिफिकेशन करना, उनको खेल की सुविधा कराना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना भी इस बजट का पार्ट है। सर विपक्ष लगातार जो है इस पे हमले कर रहा है और ये बता रहा है कि बजट जो है ये आखिरी बजट है, क्या कहें? देखिए, विपक्ष मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन है। 22 में यह सपना देखे थे, चकनाचूर हो गया, 27 में भी चकनाचूर हो जाएगा। ये थे हमारे साथ गिरीश चंद यादव जी, जिन्होंने बताया कि इस बजट को लेकर काफी ये बजट कारगर होगा और जिस तरह से विपक्ष इस पे हमले कर रहा है, उनका जो है हमला 2027 में उनका जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ आलम, मुंसिफ टीवी। उत्तर प्रदेश बजट को लेकर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे आलम से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप है। मंत्री ने दावा किया कि बिना नया टैक्स लगाए विकास को गति देने का काम इस बजट में किया गया है। कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बजट को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने बताया है कि बजट गरीबों का नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों को। क्यों? जो हमारे विभाग में ITI में बेटियां पढ़ती हैं वो कौन है, जो पॉलिटेक्निक बच्चे पढ़ते हैं वो कौन है, जो किसान हैं जिनकी इतनी सारी योजनाएं किसान के लिए आई हैं, मैं उनको गरीब नहीं कहूँगा, लेकिन सब साधारण परिवार के लोग हैं। और गरीबों के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत करने का काम किया। उनके लिए पक्के मकान, उनको बिजली की उपलब्धता, उनके लिए सड़कों की कनेक्टिविटी, बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां, 77,000 करोड़ का बजट बेसिक शिक्षा के अंदर, कितना बड़ा बजट है, वहाँ कौन बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी को एक ऐसा चश्मा उनके पास है कि भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम उनको दिखाई नहीं देता। अच्छी प्रसन्नता की बात यह है कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता को दिखता है और 25 करोड़ जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशावाद दे रही है और हमारी जवाबदेही उन्हीं के प्रति। सर जिस तरह से आयुष्मान को लेकर तमाम अस्पतालों पर भी जो है शिकंजा कसा गया है, बताया जा रहा है कि सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सिर्फ पेपर पे ही कार्रवाई होती है। देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई शिकायत आई, हमारे पास भी आई है, उन सब पर कार्रवाई होती है। जिसके मन में बेईमाना है उसकी कोई बख्शीश इस सरकार के अंदर नहीं है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ जानकारी है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहो, कोई जानकारी किसी पर आती है तो तत्काल सरकार को, तत्कालीन जिलाधिकारी को, वहाँ के अधिकारी को तुरंत बताए, उन पर कार्रवाई होगी। कोई संरक्षण भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को सरकार का नहीं है। सर मुर्शिदाबाद को लेकर जिस तरह से जो है लगातार जो है विवाद छिड़ा हुआ है और 2027 का जो अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसको किस तरह से सर? उत्तर प्रदेश में कोई झगड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश ठीक प्रकार से चल रहा है और जब कोई विषय आएगा तो उसी में चर्चा करेंगे। सर इसमें देखा जा रहा है कि जो है मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद को लेकर उस पर भी काफी विवाद छिड़ा हुआ है, तो क्या कुछ? अब देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ, तो जो और बड़े लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा, पर मुझको लगता है बाबरी का आतताई था, उसका विध्वंस हो चुका है, वो चला गया। बाबरी मस्जिद भी चलेगी, अब यहाँ पे कोई बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बन पाएगी। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह वंदे मातरम को लेकर के बात छिड़ी हुई है, उसमें कहाँ तक ये बेहतर है कि इसको जबरदस्ती कहलवाया जाए? कई लोग ऐसे हैं जो समाज में उतर कर कि आप वंदे मातरम बोलिए, जो समाज में लोग अपने आप से बोल रहे हैं इसको। देखिए जबरदस्ती का विषय नहीं है, और देश की मुख्य धारा जिस वंदे मातरम गाते गाते देश के लाखों नौजवान प्राणों की आहुति देने का काम किया, उत्सर्ग करने का काम किया, ऐसी बहनें माताएं जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए बलिदान करने का काम किया, जिस वंदे मातरम गान से अलग प्रकार की ऊर्जा आती है। वंदे मातरम कहते कहते शहीद भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, अगर उसका गायन करते तो किसी को क्या आपत्ति सकती? तो मुझको लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सब उसका सम्मान करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव का एक वीडियो आया जिसमें 2027 को लेकर 2027 और 29 दोनों में मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो डाला है जिसमें 1 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी की बात की है। अच्छा ना, तो अगर अखिलेश जी को डाले तो हम तो उसका धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने पूछा, मैंने देखा नहीं है, अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर वो उसको प्रोत्साहित करते हैं तो मुझको लगता है अखिलेश जी का धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और यूपी बजट को लेकर योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने मुंसिफ टीवी के ब्यूरो चीफ फैज अहमद से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश का बजट 9.12 लाख करोड़ का पास हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में उससे अधिक बजट रहा है उत्तर प्रदेश का।
इसमें कई तरीके से देखा जाए तो योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए एक प्रभावशाली बजट पास किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बजट है उत्तर प्रदेश का, ये आपके हिसाब से कितना प्रभावशाली है, जन जन तक पहुंचने के लिए आप लोग किस तरह से इस बजट को खर्चा करें? देखिए, जनता के हित के लिए, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सबको समेटते हुए उनके बेहतरी के लिए ये बजट आया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने लगातार 7वीं बार इस बजट को पेश किया है और हमारी सरकार का 10वां बजट है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा समावेशी बजट पेश किया है। मैं सभी को इससे संबंधित लोगों को बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर जिस प्रकार से आत्मविश्वास है, उसके लिए मैं उनको, माननीय वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सबकी आवाज सुनी। धन्यवाद। आपने कहा सर कि समावेशी बजट है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। वो कह रहा है कि ये जो है बजट की योगी सरकार का आखिरी बजट होगा। इस तरह के जो बयानात अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, 2012 से लेकर 2017 में उन्होंने जो बजट पेश किया, उसी बजट का नतीजा है कि उन्हें लगातार 2 चुनाव से कोई सत्ता के नजदीक भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो जैसा सोचता है वही होता है। आखिरी सवाल मेरा है सर कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर, वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात की जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं बाबरी मस्जिद का मामला जब कोर्ट से बिल्कुल खत्म हो चुका, फिर एक नए गड़े मुर्दे को जिंदा करने की बात की जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मैंने पूरा प्रकरण अभी देखा नहीं, जब देख लूंगा तब आपसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ये मंत्री। साफ तौर से उन्होंने ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो बहुत ही प्रभावशाली बजट है और उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचने वाला बजट है। इसमें युवाओं, गरीब, किसान, कई लोगों को साथ जोड़ने का कोशिश किया गया। अब ये देखने वाला रहेगा कि उत्तर प्रदेश का ये बजट आम जनता तक किस तरह से पहुंचता है। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं फैज अहमद, मुंसिफ टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश बजट को लेकर भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने मुंसिफ टीवी के ब्यूरो चीफ फैज अहमद से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये बजट नए उत्तर प्रदेश की दिशा तय करने वाला है। मौजूद हैं देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी और अभी सत्र से बाहर निकले। सर, अभी जो बजट पास हुआ है 9.12 लाख करोड़ का, काफी प्रभावशाली बजट है। उत्तर प्रदेश की जनता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये बजट किस तरह से काम करेगा, किस तरह सक्रियता होकर जन जन तक पहुंचे? बहुत शानदार बजट है। और 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू कहते थे, यानी बीमारू में जो यू है ना, वो उत्तर प्रदेश के लिए था, आपको ही पता है। अब उस बीमारू से यू गायब हो गया है। उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ता हुआ प्रदेश में आ गया है। टॉप के जो 4 प्रदेश है, 5 प्रदेश है, उनमें उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तुलना पाकिस्तान जैसे जो मुल्क है उनसे कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था, उससे सशक्त अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के अकेले है। तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज एक्सप्रेसवे प्रदेश के तौर पर उत्तर प्रदेश का नाम है। आज जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सड़कें आप देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, आप जो है तमाम जो काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज देख लीजिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए दिव्य भव्य कुंभ में, आपने वह भी देखा। तो चौतरफा विकास हो रहा है। और बुंदेलखंड, जहाँ पे कभी किसान भाई, जहाँ पर बहुत सारे लोग पानी के अभाव में जान देते थे, जहाँ पर किसान बहुत परेशान रहते थे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 9 वर्षों में ईश्वर की कृपा है, सरकार की मेहनत है कि एक भी व्यक्ति की सुसाइड की खबर नहीं आती है, कोई भूख से मरता नहीं। 2027 में चुनाव और इसमें विपक्ष लगातार आप लोग से ये कह रहा है कि योगी सरकार का ये आखिरी बजट है। ये एक कहने का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को ये कह रहे हैं 2027 में आपको बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। ये नकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं। 2022 में भी यही कह रहे थे कि आखिरी बजट है, लेकिन हमारी जो मालिक है ना, वो प्रदेश की जनता है। और प्रदेश की जनता ने देखा है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को जेल से निकाल कर लाकर लोकसभा और विधानसभा में बैठाने वाली विचारधारा है, और एक तरफ इन गैंगों पर कार्रवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। योगी जी फिर सरकार में आएंगे और 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। सर, जो मुर्शिदाबाद में जिस तरह से बाबरी मस्जिद की निर्माण की बात कही जा रही है, वो निर्माण कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से खत्म कर दिया गया अयोध्या बाबरी मस्जिद? बाबर आपका और हमारा आदर्श नहीं हो सकता। बाबर आक्रांता था,
उसने इस देश के लोगों पे जुल्म जाती की। बहुत से लोग आज जो मुस्लिम सरनेम लेकर घूमते हैं वह भी जुल्म और जाति का शिकार हुए, उनके पूर्वज। तो बाबर हमारा कभी आदर्श नहीं हो सकता, और इसलिए बाबर के नाम पे जो बाबरी बनी थी उसका हश्र जो उत्तर प्रदेश में हुआ, बंगाल की जनता जनादेश देगी तो वही हश्र बंगाल में भी होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये विधायक शैलेमणि त्रिपाठी जी साफ तौर से ये कह रहे थे कि बाबर को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं की, इसके नाम को स्वीकार नहीं की है। ये मुर्शिदाबाद में जिस तरह से बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात की जा रही है, जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी उसको भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ में फैज अहमद, मुंसिफ टीवी, लखनऊ।